करते हैं। आज हमारे साथ नर्सिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 है, जो कि इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी है। इसमें हम आज नर्सिंग थ्योरी के हवाले से बात करेंगे और नर्सिंग थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसके हवाले से बात करेंगे। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नर्सिंग थ्योरी को कि नर्सिंग थ्योरी किसे कहते हैं, इसके अलावा थ्योरी से क्या मुराद है। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे। इसी तरह से फिर हम डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट स्कॉलर डिफिनीशन ऑफ थ्योरी। मुख्तलिफ स्कॉलर ने थ्योरी को जिस तरह से डिफाइन किया है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फिर हम थ्योरी के जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर थ्योरी को क्या करती है, डेवलप करती है, थ्योरी को बनाती है। तो उन कंपोनेंट्स के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। इसके अलावा इनलेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी, थ्योरी के हमारे साथ जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसके हवाले से बात करेंगे। नर्सिंग थ्योरी की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे कि नर्सिंग थ्योरी आखिर हम नर्सिंग में क्यों स्टडी करते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन में थ्योरी का क्या मकसद है, थ्योरी पढ़ने का क्या मकसद है, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा अप्रेज डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी की डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में हम डिफरेंट लेवल ऑफ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जो है सीखने में बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी की अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो थ्योरी की लफ्ज़ी मानी क्या है, नज़रिया है। नज़रिया किसे कहते हैं, किसी भी शख्स की अपनी एक सोच होती है, ठीक है, और उस सोच के मुताबिक वो क्या करता है, वो काम करता है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो उनका जो नज़रिया होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है, ठीक है, उनकी जो एस्पेक्ट्स होती है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी की डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कि अ थ्योरी इज अ जनरल टर्म is a view or an idea that explain experience, interpret observation, describe relationship and project outcome, ठीक है। थ्योरी जो है ये हमारे साथ एक जनरल टर्म है, एक आम टर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यू। व्यू से क्या मुराद है, व्यू से मुराद किसी का राय, किसी चीज़ के हवाले से, किसी चीज़ के बारे में किसी का जो राय होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं। या एन आइडिया, ये वो आइडिया है डेट एक्सप्लेन एक्सपीरियंस, इंटरप्रेट ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब रिलेशनशिप एंड प्रोजेक्ट आउटकम। या ये हमारे साथ वो आइडियाज़ होते हैं जिसमें हम अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमने जो फेस किया होता है, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की होते हैं, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, बताते हैं। इसी तरह से जितने भी चीज़ों को हमने ऑब्ज़र्व किया होता है तो उस पर हम सोच विचार करते हैं। इसी तरह से उन चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशनशिप था, क्या ताल्लुक था, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे थे तो वो क्यों हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप था, इसको हम क्या करते हैं, अपने आइडिया के ज़रिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में फिर इन सब चीज़ों का हम नतीजा जो है वो क्या करते हैं, आखज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनरली थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, आपका एक नज़रिया होता है, आपकी जो नज़रिया बनती है, ठीक है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक इवेंट जो है वो देख लिया, ठीक है, आप वहाँ पर मौजूद थी, तो आप जो इवेंट देख रही थी तो आप उसके हवाले से कुछ फील कर रही थी, कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी, ठीक है। और एक्सपीरियंस करते करते आप उसके बारे में सोच रही थी, ठीक है, आप उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कर रही थी। इसी तरह से इंटरप्रिटेशन के दौरान ही आप जो है ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये क्यों ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसको देखने का मकसद मेरा क्या है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस है, तो उसको आप क्या कर रहे थे, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। और एट द एंड आखिर में फिर आपको रिजल्ट जो है उसका मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्योरी कहते हैं, ठीक है।
इसी तरह से अगर दूसरी डिफिनीशन को देखें तो अ सेट ऑफ कंसेप्ट, definitions, relationship, assumptions that project a systematic view of phenomena is called theory। ठीक है, दोनों डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अ सेट ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट से मुराद क्या है? कंसेप्ट से मुराद आपकी जो सोच होती है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, आपकी जो राय होती है, तो उसका एक मजमुआ हो। ठीक है, डिफिनीशन आप चीज़ों को किस तरह से डिफाइन करते हैं, या चीज़ों के दरमियान आप जो रिलेशनशिप होती है, जो ताल्लुक होती है, उसको आप किस तरह से जो है इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात होते हैं, या आपकी जो एजम्पशन है, एजम्पशन से मुराद किसी चीज़ को आप किस तरह से बयान करते हैं। तो इसको जब आप एक सिस्टमेटिक डेट प्रोजेक्ट, सिस्टमेटिक व्यू ऑफ अ फिनोमिना, जो जिसके ज़रिए आप किसी फिनोमिना को जो है एक प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? सर एक मिनट, मैं रिवाइज कर लूँ इसको। जी जी, कर ले बिल्कुल। थ्योरी जो है वो मतलब एक हमारा ओवरव्यू है, यानी जिससे हमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, और बिल जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है उनको, और उसके बाद जो हमारा आउटकम होता है उसको हम एवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल और या तो थ्योरी जो है ना वो एक मतलब प्रॉपर एक सेट होता है जिसमें हमारे जितने भी आते हैं, हमारी डेफिनेशन हो गई, और उनका जितने भी हमारे जो चीज़ें हम अज्यूम करते हैं, और उनका जो एक रिलेशनशिप होता है, जिससे जो है ना हम एक सिस्टम वाइज जो है ना वो एक ओवरव्यू दे देते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल यही बात है। सिंपल अल्फाज में आपने थ्योरी को इस तरह से याद करना है कि थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब नज़रिया है, सोच को हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में काम कर रही है, और हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान जो है आप अपने नर्सिंग दूसरे स्टाफ को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब अगर वो मतलब ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है तमाम नर्सेज जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसके हवाले से फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आप एक इवेंट को एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिर उसके बारे में आप क्या करते हैं? सोच विचार करते हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया, किस वजह से पेश आया, इसके पीछे क्या रीज़न्स है, ठीक है, जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए थे, तो इनका जो है पेशेंट की कंडीशन के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और आखिर में इससे हम एक नतीजा आखज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सो सिंपल अल्फाज में थ्योरी से मुराद ये है कि आपको किसी चीज़ के बारे में जो नज़रिया होती है, जो सोच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। इसी तरह से नर्सिंग थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। नर्सिंग थ्योरी क्या है? नर्सिंग थ्योरी इज अ क्रिएटिव एंड रिगोरस structuring of ideas that project a tentative, purposeful and systematic view of phenomena is called नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी ये असल में हमारे साथ एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उसके हवाले से हम एक क्रिएटिव और रिगुलर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज, उसके हवाले से क्रिएटिव थिंकिंग हम करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। एंड रिगुलर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज, रिगुलर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज से मुराद ये है कि हम अपनी जो सोच होती है, हमारे पास जो आइडियाज होते हैं, तो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम अपने जो गोल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो मकासद होते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से उसको हम क्या करते हैं? अचीव करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम नर्सिंग थ्योरी कहते हैं। अ क्रिएटिव एंड रिगुलर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज दैट प्रोजेक्ट अ टेंटेटिव, पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक व्यू ऑफ अ फिनोमिना। मतलब ये है कि ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, जो कि हमें मुख्तलिफ फिनोमिनास के बारे में एक पर्पसफुल और सिस्टमेटिक व्यू देती है। मतलब मिसाल के तौर पर हम अगर किसी को केयर दे रहे हैं, तो ये केयर हम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, ठीक है, और जो केयर दे रहे हैं, तो आया इसको हम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से दे रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हमें एक
क्या करती है, एक हमें पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती है। कौन? नर्सिंग थ्योरी। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। ओके, देखिए इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मैंने आपको कहा कि नर्सिंग थ्योरी क्या है। नर्सिंग थ्योरी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फिनोमिना से मुराद मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ जो है क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसके ज़रिए हम फिर बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस की थी, हमने पेशेंट को जो केयर दी थी, तो उसके पीछे हमारा क्या मकसद था। ठीक है, किस मकसद के लिए हमने वो किया था, और आया जो केयर हम दे रहे थे, तो हमारा केयर देने का जो तरीका था वो ठीक था या नहीं। तो इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नर्सिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन को अगर हम देखें, तो इसमें आपको मज़ीद सिंपल करके बताया गया है कि नर्सिंग थ्योरी असल में हमारे साथ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग रियलिटी कम्युनिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमिना, एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना, प्रिडिक्टिंग कंसिक्वेंसेस और प्रिस्क्राइब नर्सिंग केयर इज कॉल्ड नर्सिंग थ्योरी। वही बात है जो कि मैंने आपको पहले डिफिनीशन में बताई थी कि नर्सिंग थ्योरी ये असल में हमारे साथ नर्सिंग के हवाले से कुछ कंसेप्ट होते हैं, नर्सिंग के हवाले से लोगों के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जिसकी बुनियादी मकसद क्या होता है, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम नर्सिंग के जितने भी फिनोमिनाज हैं, नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, तो उन प्रोसेसेस की हम क्या करें, वजाहत कर सके। इसी तरह से इन प्रोसेसेस का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, तो उन कनेक्शन को हम क्या करें, वाजे कर सके। और इसी तरह से हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, हम जो केयर दे रहे होते हैं, तो उस केयर से हमारे पेशेंट को क्या नतायज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से क्या होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यूज होती है, जो कि हमें कौन देती है, हमें नर्सिंग थ्योरी देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सर रिगोरियस का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली केयरफुल। किस चीज़ की? राइगोरियस का पीछे आपने बताया है ना, हाँ डेफिनेशन जी, वन में बिल्कुल क्रिएटिव एंड रिगोरियस। बिल्कुल, रिगोरस से मुराद मुसलसल या कंटिन्यूसली। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। इन सारे चीज़ों को समझना और याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ थ्योरी के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कितने हैं। चाहे एलिमेंट्स आए या कंपोनेंट आए, आप लोगों ने समझ जाना है कि थ्योरी के पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे थ्योरी मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसके हमारे साथ कितने पार्ट्स है? पहला पार्ट हमारे साथ पर्पस है, दूसरा पार्ट हमारे साथ कंसेप्ट है, तीसरा पार्ट प्रोपोजिशन है, चौथा पार्ट एजम्पशन है, पांचवा पार्ट हमारे साथ मॉडल है, छठा पार्ट हमारे साथ प्रोसेस है, सातवां पार्ट फिनोमिना, आठवां ऑनकोलॉजी, नवा जो है एपिस्टिमोलॉजी है, इसी तरह से दसवां जो है पैराडाइम है, और 11वां हमारे साथ फिलोसफी है। तो आप लोगों के एग्जाम के हवाले से एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, या हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी। ठीक है, तो हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी के कितने कंपोनेंट है? 11 कंपोनेंट है। पर्पस, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन, एजम्पशन, मॉडल्स, प्रोसेस, फिनोमिना, ओंटोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी, पैराडाइम एंड फिलॉसफी। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। 11 कंपोनेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस की। पहला कम लास्ट वाला। फिलॉसफी, लास्ट वाला हमारे साथ फिलॉसफी है, फिलॉसफी। और इससे ऊपर हमारे साथ पैराडाइम है, और इससे ऊपर एपिस्टिमोलॉजी है, फिर ऑन्कोलॉजी है, फिर फिनोमिना। सर इनके ये जो कंपोनेंट है इनको इसी तरतीब से याद करना है या फिर ये बिल्कुल आगे इसी पीछे हो तरतीब से सकते हैं? आप लोगों ने इसको याद रखना है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो आगे जो है अपग्रेड होकर कम्प्लेक्स होती जाती है। ठीक है, ठीक है सर।
ओके, सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे साथ, इसको हम पर्पस कहते हैं। पर्पस में हम क्या करते हैं? पर्पस में हम डिस्कशन करते हैं व्हाई इज द थ्योरी फार्मूलेटेड, ये थ्योरी जो है इसको हम क्यों फार्मूलेट करते हैं, इसको हम क्यों बनाते हैं, क्यों इसको हम डेवलप करते हैं, क्या मकसद है थ्योरी को डेवलप करने का, बनाने का। तो उस मकसद को हम क्या करते हैं? पर्पस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ पहला कंपोनेंट है थ्योरी का। दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ थ्योरी का क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी, that is idea, mental images of phenomena, an event or object that is derived from an individual experience and perception is called concept। concept जो है ये हमारे साथ दूसरा कंपोनेंट है थ्योरी का। ये असल में हमारे साथ थ्योरी का बिल्डिंग ब्लॉक इसे कहते हैं। ठीक है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक इस वजह से कहते हैं कि ये हमें मुख्तलिफ फिनोमिना के हवाले से हमें आइडियाज़ हमारे जहन में उन चीज़ों के हवाले से, जितने भी जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, जितने भी खाके बने होते हैं, ठीक है, उन इवेंट्स या ऑब्जेक्ट के हवाले से, तो वो हमें क्या करती है? वो हमें कंसेप्ट बताती है। और यूजुअली कंसेप्ट कहाँ से आता है? कंसेप्ट जब हम कोई इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई इवेंट जो है हम फेस कर रहे होते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से जो है हमारे माइंड में उन इवेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ आइडिया जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और हमारे जहन में जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के नक्शे जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, कहते हैं कि मंदरजा झेल में से नर्सिंग थ्योरी के वो कौन सा कंपोनेंट है, या थ्योरी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे साथ बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं? तो वो हमारे साथ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। इट इज़ इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। कंसेप्ट जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट में हम मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ होती है, हमारे जहन में कुछ इवेंट के हवाले से कुछ नक्श जो है वो बने हुए होते हैं। तो उन नक्श को जो है एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट होते हैं तो ये हमारे साथ एम्पेरिकल भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एम्पेरिकल से मुराद ये है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके, प्रैक्टिकली खुद उसमें इन्वॉल्व होके कंसेप्ट को जो है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, या आप जो है मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हुए उसमें खुद से शमूलियत करने के बजाय आप सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करें, तो ऑब्ज़र्व करने से भी आप किसी चीज़ के बारे में आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और मेंटल इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कंसेप्ट जो है ये हमारे साथ एम्पेरिकल भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सर। ओके। तीसरा जो कंपोनेंट है इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। प्रोपोजिशन क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। मिसाल के तौर पर आप रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, रोड पर जाने के दौरान आप देखते हैं कि दो गाड़ियों का आपस में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब आप जो है रोड पर जा रहे हैं और आपने ऑब्जर्व किया दो गाड़ियों के दरमियान एक्सीडेंट को, ठीक है। तो अब इन दो गाड़ियों के दरमियान जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इसके क्या वजूहात है, ठीक है, एक्सीडेंट के पीछे क्या वजूहात है। तो उन वजूहात के बारे में आप क्या करते हैं? जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जब आप बयान देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। मुख्तलिफ कंसेप्ट, मुख्तलिफ सोचों के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है। मिसाल के तौर पर आप एक बात करते हैं और डायरेक्ट उस बात के बाद आप दूसरी बात शुरू करते हैं, तो पहली बात और दूसरी बात के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो इस रिलेशनशिप को बयान करने के लिए हम जो स्टेटमेंट देते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्टेटमेंट, पैराडाइम और फिगर। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैराडाइम के फॉर्म में भी, या फिगर्स के फॉर्म में भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पैराडाइम सर क्या है? पैराडाइम क्या है? पैराडाइम क्या है आगे कंपोनेंट्स में आ रहा है, वहां पर आपको मैं डिटेल के साथ समझा दूंगा। ठीक है,
इसके बाद हमारे साथ चौथा जो कंपोनेंट है इसको हम assumption कहते हैं। assumptions are notations that are taken to be true without proof। ठीक है, assumptions क्या है? assumptions ये असल में हमारे साथ वो बातें होती है जिसको हम बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के क्या करते हैं, उसको सही मानते हैं। जैसे कि हमारा जो है एज अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, ठीक है, अल्लाह एक है, ठीक है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारा ईमान है, अल्लाह एक है, ठीक है। इसी तरह से इस तरह की जितने भी हमारे साथ बातें होती है, ठीक है, जिसको हमने बजाते खुद देखी नहीं हुई होती, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि जिन्नात के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जो अंग्रेज लोग हैं वो जिन्नात पर इतना यकीन नहीं करते, लेकिन बजाते मुसलमान, ठीक है, एज अ मुस्लिम हम जो है ये बिलीव करते हैं कि जिन्नात जो है ये मौजूद है, हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये भी हम क्या करते हैं, हमने उसको देख के नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सच मानते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है जिसका बगैर किसी सबूत जो है हम उसको ट्रू मानते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एजम्पशन कहेंगे। समझ आ रही है आपको? assumption may be based on accepted knowledge or person belief और values। ठीक है, इसी तरह से assumption जो है आपकी पास जो नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज के बेस पर लोग दूसरों की बातों को जो है क्या करते हैं, ट्रू मानते हैं। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है बताया है कि ज़मीन से सूरज तक जाने का जो फासला है वो हमारे साथ इतना है, तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने कोई पैमाना जो है वो लेकर इसकी जो पैमाइश है वो नहीं की है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है इनकी जो बात है इसको क्या करते हैं, सच मानते हैं। इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि पूरी ज़मीन की जो वेट है, जो वज़न है, वो हमारे साथ इतनी है। अब इन लोगों ने इस पूरी ज़मीन को जो है तराजू में डालकर इसको वज़न नहीं किया है, बल्कि इन्होंने कुछ अंदाजे लगाए हैं जिसके बेस पर इन्होंने क्या किया है, वो वेट हमें बताया है। तो अब इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता और हर एक बंदा जो है इसको क्या करते हैं, मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह की जो एजम्पशन होती है, जो बातें होती है, जिसको मानने के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हम उसकी प्रूफ लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव अबाउट अ फिनोमिना दैट वन मस्ट एक्सेप्ट ट्रू to accept a theory, and although they may not be empirical testable, they can be are philosophically। ठीक है, वही बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सूरज की तरफ जाने के लिए हमारे साथ जो मतलब फासला है वो इतना है, तो आप जो है मेरे साथ इस पर बहस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि मिसाल के तौर पर सूरज तक जाने के लिए हमारे साथ जो टोटल फासला है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है, ठीक है, तो आप मेरी बात को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज करेंगे तो फिर आपको जो है मेरी बात को जो है वो गलत साबित करनी होगी, और गलत साबित करने के लिए आपको फिर सबूत जो है वो देने होंगे। तो इस तरह से जो है हमारे साथ जो एजम्पशन होते हैं इसको आप जो है टेस्ट नहीं कर सकते, इसको जो है आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो हमारे साथ बातें होती है जिसको बगैर प्रूफ के लोग जो है ट्रू मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको हम एजम्पशन कहते हैं। इसी तरह से पांचवा हमारे साथ जो कंपोनेंट है वो मॉडल है। मॉडल से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जिसको हम ग्राफ के ज़रिए या सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम मॉडल कहते हैं। मॉडल आर ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिना दैट ऑब्जेक्टिफाई एंड प्रेजेंट सर्टेन पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट नेचर और फंक्शन और बोथ। ठीक है, मॉडल जो है ये असल में हमारे साथ वो ग्राफ होते हैं या वो सिंबॉलिक साइन होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फिनोमिनास को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने नोट किए होंगे कि जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो रोड पर हमें मुख्तलिफ किस्म की साइन बोर्ड नज़र आते हैं, जहाँ पर कहीं पर लिखा होता है कि नो पार्किंग, ठीक है, वहाँ पर पी और पी के ऊपर क्रॉस लगाया गया होता है जिसका मतलब नो पार्किंग। इसी तरह से जो हमारे साथ
ट्रैफिक लाइट्स होते हैं जिसके ज़रिए पूरी ट्रैफिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल होती रहती है। तो ये असल में हमारे साथ ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ फिनोमिना के हवाले से, ठीक है। तो इन ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के जो फंक्शन है होते हैं, जो नेचर होती है, उस नेचर के हवाले से हम क्या करते हैं, वजाहत देते हैं। तो इसको हम मॉडल कहते हैं। मॉडल अलो द कंसेप्ट इन नर्सिंग थ्योरी टू बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मॉडल में हम क्या करते हैं, मॉडल में अगर नर्सिंग थ्योरी में नर्सिंग के हवाले से मॉडल को मैं डिफाइन करूँ, तो मॉडल में मिसाल के तौर पर आपके जो नर्सिस स्टाफ होते हैं जो कि प्रैक्टिकली काम करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करते हैं, तो उनको देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए हम अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, या हमने जो नॉलेज हासिल की होती है तो उस नॉलेज को लेते हुए हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से हमारी जो प्रैक्टिस होती है तो वो फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन जाती है। मतलब फिर हमें पता होता है कि हम अपने पेशेंट के साथ जो कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का फिर हमें पता होता है। They provide an overview of the thinking behind the theory and may demonstrate how theory can be introduced into practice. For example, through specific method of assessment, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो मॉडल होती है, तो मॉडल असल में हमारी जो थिंकिंग होती है, ठीक है, थ्योरी के पीछे जो थिंकिंग होती है, थ्योरी के पीछे जो सोच होती है, तो उस सोच को प्रेजेंट करती है कौन, मॉडल, ठीक है। और इसी तरह से हमें एक गाइडलाइंस देती है कि थ्योरी में जो बातें की गई है तो उन बातों को हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से हम अपने पेशेंट पर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें थ्योरी जो है वो करा के देती है और थ्योरी के ज़रिए इन सारे कामों को हम कर सकते हैं, सॉरी मॉडल के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह से जो 6 नंबर कंपोनेंट है हमारे साथ, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस से क्या मुराद है, प्रोसेस से मुराद अमल दरामद, ठीक है। Processes are series of action, changes or functions intended to bring about a desired result. Processes से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टेप होते हैं, वो चेंजेस या वो फंक्शन काम होते हैं जिसको करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं, हमने अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को हासिल करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेप जो है उसको परफॉर्म करते हैं, तो इन स्टेप्स को क्या कहते हैं, इन स्टेप्स को प्रोसेस कहते हैं मिलकर, ठीक है। ड्यूरिंग अ प्रोसेस के दौरान वन टेक सिस्टमेटिक या सिस्टमिक एंड कंटिन्यूस स्टेप्स टू मीट अ गोल एंड यूज बोथ असेसमेंट एंड फीडबैक टू डायरेक्ट एक्शन टू द गोल, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, प्रोसेस के दौरान हम स्टेप बाय स्टेप जो है क्या कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जो है हम क्या करते हैं, असेसमेंट भी करते हैं अपने गोल की तरफ, हम जो बढ़ रहे होते हैं और जो स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं उसकी, और इसके साथ साथ फीडबैक भी ले रहे होते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि आया हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, हम अपने गोल के रास्ते से भटक चुके हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट और फीडबैक प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं प्रोसेस के ज़रिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अ पार्टिकुलर थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डायरेक्ट हाउ दीज एक्शन आर कैरिड आउट, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस जो है ये असल में हमारे साथ एक ख़ास थ्योरी या जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसको क्या करती है, उसको डायरेक्शन देती है कि किस तरह से हमने इन स्टेप्स को क्या करना है, परफॉर्म करने हैं और किस तरह से हमने अपने गोल्स को जो है अचीव करने हैं। तो इस पूरे इस पूरे सारा जो अभी हमने डिस्कस किया इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस जो है, प्रोसेस में हम ये सारे काम करते हैं। फिर इसी तरह से 7th जो कंपोनेंट है इसको हम फिनोमिना कहते हैं। फिनोमिना से मुराद कोई भी जो अमल होता है, ठीक है, कोई भी इवेंट
हो रही होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिसिप्लिन पार्टिकुलर टू द प्राइमरी कंसर्न ऑफ अ डिसिप्लिन, नर्सिस आइडेंटिफाइड इट इज ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। फिनोमिना से मुराद ये है कि जो काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिस मकसद के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको हम फिनोमिना कहते हैं। फिनोमिना से मुराद कोई इवेंट हो, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन चल रही हो, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। सही है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी कैसे कहते हैं, व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? Ontology refers to the study of being, what is or what exists. Ontology is concerned with the study of existence and the nature of reality. Ontology से मुराद क्या है? Ontology से मुराद ये है कि the study of being, study of being से मुराद ये है कि what is and what exists, क्या चीज़ है और क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या है और क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें हम रियलिटी के हवाले से बात करते हैं, इसमें हम अपनी जो वर्ल्ड है उसकी जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, उसके हवाले से हम क्या करते हैं, ऑन्टोलॉजी में बात करते हैं कि हमारी जो दुनिया है इसमें क्या चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, तो उसके हवाले से हम ऑन्टोलॉजी में डिटेल के साथ बात करते हैं। इन डिफिनीशन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। फिर हमारे साथ जो 9th नंबर पर कंपोनेंट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टीमोलॉजी क्या है? एपिस्टीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब हमारे साथ जो थ्योरीज होते हैं, ठीक है, तो उन थ्योरीज को डेवलप करने में जाहिर बात है उसके पीछे हमारे साथ क्या होती है, नॉलेज होती है, उसके बैकग्राउंड में हमारे साथ नॉलेज होती है। तो नॉलेज के बेस पर हम क्या करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं। तो थ्योरीज की जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो क्या कहते हैं, हमारे साथ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी को प्रपोज किया था, पब्लिश किया था, डेवलप किया था, तो उस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, उस थ्योरी की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो क्या है, तो उस हिस्ट्री के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टीमोलॉजी कहेंगे। सही है। एपिस्टीमोलॉजी क्वेश्चंस में हमारे साथ इस तरह की क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू वी नो, कि हमें क्या पता है, ठीक है, हमें क्या पता है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज की जो लिमिटेशन है वो क्या है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो उस चीज़ के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है तो वो कितनी है, आया हमें उस चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर पता है या उस चीज़ के बारे में हमें कुछ कुछ बातें जो है वो पता है, ठीक है। इसी तरह से हाउ डू वी डिसाइड वेदर वी नो, किस तरह से हम ये डिसाइड, हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आया उस चीज़ के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर नॉलेज है या नहीं। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज मौजूद है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, आया वो उसी चीज़ के मुताबिक हमारे पास नॉलेज मौजूद है या उस चीज़ से हट कर हमारे पास नॉलेज मौजूद है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हम क्या करते हैं, एपिस्टीमोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चन हम क्या क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और इस तरह की क्वेश्चन के जवाबात जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो सेकेंड लास्ट कंपोनेंट है थ्योरी की, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम क्या है, अ मॉडल दैट एक्सप्लेन द लिंकेजेस ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड थ्योरी एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड बाय द डिसिप्लिन इज कॉल्ड पैराडाइम। पैराडाइम जो है ये असल में हमारे साथ वो मॉडल होता है, ठीक है, वो मॉडल है जो कि हमें साइंस, फिलोसफी और थ्योरी के दरमियान जो लिंकेज है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के हवाले से हमें क्या करती है, वजाहत देती है। और इसी तरह से इन कनेक्शन को मतलब एक्सेप्ट किया गया है और इसको जो है मुख्तलिफ डिसिप्लिन में इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके हवाले से
हमें पैराडाइम जो है क्या करती है, एक्सप्लेनेशन देती है, हमें वजाहत देती है। तो इसको हम पैराडाइम कहते हैं। सिंपल अल्फाज में पैराडाइम के हवाले से आप लोगों ने जो है ये याद रखनी है कि पैराडाइम जो है ये वो मॉडल है जो कि हमें साइंस, फिलॉसफी और वो थ्योरी जिनको एक्सेप्ट किया गया हो और उनको जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है फॉलो भी किया जा रहा हो, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके दरमियान जो इंटर कनेक्शन होता है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, तो उन रिलेशनशिप के हवाले से हमें जो मॉडल एक्सप्लेनेशन देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराडाइम कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो लास्ट कंपोनेंट है थ्योरी की, तो इसको हम फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी से मुराद फलसफा है, ठीक है। फलसफा तो आप सबको पता है कि क्या है। अ फिलोसफी इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर वर्ल्ड। लोगों के जो बिलीव्स होते हैं, उनके लिए जो चीज़ें अहमियत रखती है, जो चीज़ें अहमियत नहीं रखती, ठीक है, और दुनिया के बारे में उनके जो ख्यालात होते हैं, तो उसके बारे में जब हम स्टेटमेंट देते हैं, उसके बारे में जब हम बयानात देते हैं, उसके बारे में जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, फलसफियाना बातचीत करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलॉसफी कहते हैं। तो ये 11 कंपोनेंट है थ्योरी की, जिसकी डिफिनीशन जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन सर हो तो पूछ सकते हैं। जी। सर 8 नंबर वाला कौन सा था? 8 नंबर वाला, एंटोमोलॉजी। 8 ऑन्टोलॉजी। नंबर ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में क्या चीज़ें मौजूद है और उसकी नेचर क्या है, ठीक है। आया जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है, ठीक है, और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, तो क्या ये हकीकत में है या नहीं। तो इनके जो हकीकत होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं, ऑन्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। सही। विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ रियलिटी। ये जो हमें नजर आ रहा है और जो असल में है उनके दरमियान में जब हम कनेक्शन को पढ़ते हैं तो उसको जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही और फिर भी लोगों का बिलीव है कि वो मौजूद है, तो इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, जो मुतालिया करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये अक्सर औकात सुनी होगी कि लोग जो है ये बिलीव करते हैं कि दूसरे जो खिलाए हैं, ठीक है, दूसरे जो स्पेसिस है या दूसरे जो अर्थ है, एक तो हमारा ये अर्थ है, मिल्की वे है, इसके अलावा जो दूसरी गैलेक्सीज है वहाँ पर एलियन पाए जाते हैं। एलियंस को अभी किसी ने देखे नहीं है, लेकिन उसके बारे में लोग जो है क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में लोग जो है रिसर्च करते हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑन्टोलॉजी में कंसीडर करेंगे। तो ये ऑन्टोलॉजी में अब आता है, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी इसको कहते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जो हमारे केएमडी के नोट्स है ना, हम्म। हेलो, उसमें क्या कहते हैं, जो मॉडल्स और सब कुछ दिया गया ना, ये तो अच्छा जी, नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी। नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी क्या है? नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपके जो 11 कंपोनेंट है वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी पर अब हम बात करेंगे। नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज the study of the origin of nursing knowledge is its structure and methods and the patient, ये क्या है, the pattern of knowing of its members, the criteria for validating its knowledge claim is called nursing epistemology। नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी असल में हमारे साथ क्या है, असल में ये हमारे साथ नर्सिंग की एक फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नर्सिंग नॉलेज के जो ओरिजिन है, जो शुरुआत है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि नर्सिंग की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। इसी तरह से नर्सिंग की जो स्ट्रक्चर और जो मेथड है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी में मुतालिया करते हैं। इसके अलावा नर्सिंग में हमारे साथ मेंबर्स कितने होते हैं, इनकी हमारे साथ जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो उनके पैटर्न के हवाले से हम बात करते हैं कि नर्सिंग में हमारे साथ जो फैकल्टी होती है, ठीक है, तो किस तरह से वो काम करते हैं, किस पैटर्न पर जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से इनके पास जो नॉलेज होती है, नर्सिस के पास जो नॉलेज होती है,
तो उनकी नॉलेज की वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन से मुराद ये है कि आया इनके पास जो नॉलेज है आया वो सही है या नहीं। तो इनकी नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए जो क्राइटेरिया होती है, तो इस क्राइटेरिया के बारे में हम क्या करते हैं जब स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है, वो मुतालिया होती है जिसमें हम नर्सिंग नॉलेज की जो बुनियाद है उसके बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग नॉलेज की शुरुआत कब से हुई थी। इसी तरह से नर्सिंग में हमारे साथ किस तरह के स्ट्रक्चर और किस तरह के मेथड जो है उसको फॉलो किए जाते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह का पैटर्न जो है फॉलो करते हैं, और इनके पास जो नॉलेज होती है तो वो नॉलेज किस हद तक जो है वो क्या होती है? एक्सेप्टेड होती है, वो जो है कंफर्म हुई होती है, वैलिडेट हुई होती है, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन हुई होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को क्या कहते हैं? नर्सिंग एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी? जी सर। जी सर। ओके, गुड। इसी तरह से मजीद आगे बढ़ते हैं। कार्पर 1978 आइडेंटिफाई 4 फंडामेंटल पैटर्न फॉर नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग नॉलेज के लिए इन्होंने 4 बुनियादी पैटर्न जो है वो बताए थे, जिसमें पहला जो पैटर्न है वो हमारे साथ क्या है? एम्पेरिक। एम्पेरिक से क्या मुराद है? एम्पेरिक से मुराद ये है कि नर्सिंग जो है ये असल में हमारे साथ साइंस है। साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में ज़ाहिरी बात है हम सिस्टमेटिक मेथड्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके हवाले से हम सोच विचार करते हैं, उसके जो इवेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, और इसी तरह से फिर उसके जो आउटकम है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं। तो पहली जो पैटर्न है हमारे साथ नर्सिंग नॉलेज की वो एम्पेरिक है कि नर्सिंग जो है ये असल में हमारे साथ क्या है? द साइंस ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली चीज़ों को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा हमारे साथ एस्थेटिक है कि नर्सिंग नॉलेज जो है ये असल में हमारे साथ आर्ट ऑफ नर्सिंग है। मतलब यह है कि इसमें जितने भी नर्सेज होते हैं वो मुख्तलिफ स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, तो उनके जो स्किल होते हैं वो उनकी क्या है? उनकी आर्ट है, उनका फन है, ठीक है। तो आर्ट के बारे में इल्म हासिल करना, नॉलेज गेन करना, ये हमारे साथ एस्थेटिक कहलाएगा। इसके अलावा पर्सनल नॉलेज इन नर्सिंग, लोगों का जो अपना ज़ाती जो एटीट्यूड होता है, उनकी जो ज़ाती परसेप्शन होती है नर्सिंग के हवाले से, तो ये हमारे साथ तीसरा पैटर्न है नर्सिंग नॉलेज का। और इसी तरह से जो चौथा पैटर्न है वो क्या है? एथिक है, जिसमें हम नर्सिंग के जो मॉरल नॉलेज है उसको डिस्कस करते हैं कि मोरली हम किस तरह से अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे साथ मोरल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जिसको हमने जो है कंसीडर करना होता है, जिसको जो है हमने ख्याल रखना होता है। तो ये 4 कंपोनेंट जो है, ये 4 पैटर्न जो है कार्पर ने 1978 में हमें बताए थे। एम्पेरिक से मुराद द साइंस ऑफ नर्सिंग, एमसीक्यूज में इससे एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। एम्पेरिक मुराद द साइंस ऑफ नर्सिंग, स्टेटिक्स से मुराद द आर्ट ऑफ नर्सिंग, पर्सनल नॉलेज इन नर्सिंग, एंड एथिक्स से मुराद मोरल नॉलेज इन नर्सिंग। तो इस तरह से आप लोगों ने इसी को याद करना होगा। इसी तरह से अब अगर थ्योरी के करैक्टरिस्टिक खसूसियात के बारे में हम बात करें तो थ्योरी के हमारे साथ बहुत सारे खसूसियात हैं। सबसे पहली खसूसियत ये है कि लॉजिकल इन नेचर। थ्योरी जो है हमारे साथ जितनी भी थ्योरीज है तो ये लॉजिक इनमें क्या होता है? लॉजिक होता है। लॉजिक से मुराद ये है कि जो भी बात हम करते हैं तो उस बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई जो है फैक्ट होती है, हकीकत होती है, ठीक है। तो थ्योरीज की जो नेचर है वो क्या होती है? लॉजिकली होती है। हमारे साथ थ्योरीज जितनी भी होती है तो वो क्या होती है? लॉजिकल होती है। इसी तरह से दूसरी खसूसियत ये है कि ये हमारे साथ जनरलाइजेबल होती है। मतलब थ्योरीज को हम ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, या ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए इसको हम क्या करते हैं? इसको हम डेवलप्ड करते हैं, जिसको फिर ओवरऑल पॉपुलेशन क्या करती है? फॉलो करती है या एक्सेप्ट करती है, ठीक है।
इसी तरह से बेस फॉर हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्ट। थ्योरी जब भी हम क्रिएट करते हैं, जब भी हम थ्योरी को पब्लिश करते हैं या डेवलप करते हैं, तो थ्योरी को डेवलप करने से पहले किसी बात को जो है उसको हकीकत बनाने से पहले, उसको जो है सच बनाने से पहले, उसके बारे में हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमारे कुछ अंदाज़े होते हैं। तो उन अंदाज़ों को हमने सच करने के लिए उन पर जो है हमने प्रैक्टिकल वर्क करना होते हैं। तो हमारे जो अंदाज़े होते हैं, हमारी जो एस्टिमेशन होती है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमने जो बात की थी या हमारे जो ख्यालात थे किसी चीज़ के बारे में, आया वो ख्यालात ठीक थे या ठीक नहीं थे। इसके अलावा इंक्रीजिंग द जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन द डिसिप्लिन थ्रू द रिसर्च इम्प्लीमेंटेड टू वैलिडेट देम। इसी तरह से हमारे साथ जो थ्योरी होती है, तो ज़ाहिरी बात है ये नॉलेज पर मुश्तमिल होती है। तो जब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो इससे हमारी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता है, और इसी तरह से नॉलेज को जो है हम जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने से और हमारी जो प्रैक्टिस है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। यूज बाय द प्रैक्टिशनर्स टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। वही बात यहाँ पर दोबारा की गई है कि जो थ्योरीज है इसको प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए जो है गाइडलाइंस लेते हैं और इसी तरह से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरी जो है ये प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में भी मदद देती है और प्रैक्टिशनर्स के लिए जो है एज अ गाइडेंस के तौर पर भी रोल प्ले करती है। मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग। मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग क्या है? मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग से मुराद ये है कि नर्सिंग में हमारे साथ चार बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मेटा पैराडाइम में हमारे साथ जो पहली चीज़ है, ठीक है, वो क्या है, वो है पर्सन। मतलब ये है कि नर्सिंग में हम चार चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे साथ पर्सन है। पर्सन में हमारे साथ वो लोग आते हैं जिनको हम केयर दे रहे होते हैं, रिसिपिएंट ऑफ केयर। रिसिपिएंट ऑफ केयर से मुराद वो लोग जो कि केयर के लिए हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, क्लिनिक आए हुए होते हैं। तो उनको जो हम केयर देते हैं तो उसमें फिजिकल केयर भी आ जाती है, स्पिरिचुअल केयर भी आ जाती है, ठीक है, इसी तरह से साइकोलॉजिकल केयर भी आ जाती है या सोशियो कल्चरल केयर भी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ पर्सन में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट ये हमारे साथ दूसरा कंपोनेंट है मेटा पैराडाइम का। all external and internal conditions, circumstances influencing या influences affecting the person is called environment। किसी भी पेशेंट के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, चाहे वो बहरूनी हो या पेशेंट के इंटरनल बॉडी में किसी किस्म की कोई गड़बड़ चल रही हो, कोई ख़राबी जो है वो चल रही हो, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो मुतासिर होती है, उन पर जो है उस कंडीशन के असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरी कंपोनेंट है मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग में, वो क्या है, वो हेल्थ है। हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ से मुराद ये है कि डिग्री ऑफ वेलनेस और इलनेस एक्सपीरियंस बाय द पर्सन और म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पर्सन और नर्स, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, एक बंदा है, ठीक है, वो किस तरह फील कर रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ उसको पता होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलनेस ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है जिसके बारे में सिर्फ जो बंदा होता है, जो पेशेंट होता है, वो ही आपको बता सकता है कि मैं अभी इस टाइम कैसे फील कर रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ वेलनेस एंड इलनेस एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन, एक बंदा जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिस तरह से फील कर रहा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हेल्थ में कंसीडर करते हैं, हेल्थ में डिस्कस करते हैं। अगर बंदा जो है वो वेल महसूस कर रहा है, अपने आप को जो है बेहतर महसूस कर रहा है, तभी वो आपको बताएंगे। अगर वो कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा, अपने आप को जो है हेल्दी महसूस नहीं कर रहा, तो मतलब ये है कि वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है। या जब नर्स और पेशेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, बाहमी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस डिस्कशन के दौरान जो है वो डिसाइड करते हैं कि आया
पेशेंट की जो सेहत है वो अब बहाल हो चुकी है या इनको मज़ीद केयर की ज़रूरत है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। इसी तरह से जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे साथ मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग में, वो नर्सिंग है। नर्सिंग से मुराद ये है कि वो तमाम स्टेप जो कि नर्सेस परफॉर्म करते हैं अपने पेशेंट को केयर देने के लिए, ठीक है। एक्शन, करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन गिविंग केयर, किसी भी शख्स के वो एक्शन, वो स्टेप्स जिसके ज़रिए वो दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, केयर दे रहे होते हैं, तो इस अमल को हम नर्सिंग कहते हैं। तो ये चार बुनियादी कंपोनेंट है, पार्ट है मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्जाम में इस तरह से इससे एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मेटा पैराडाइम इन नर्सिंग। तो प्रॉपर ऑर्डर इसका ये है कि सबसे पहले हमारे साथ पर्सन आता है, ठीक है, सबसे पहले पर्सन आता है, फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर इन्वायरमेंट आती है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ क्या है, हेल्थ आता है, और चौथे नंबर पर हमारे साथ क्या है, चौथे नंबर पर हमारे साथ नर्सिंग आती है। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप लोगों ने याद करना है, और ये एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम में आया होगा, मैं अभी से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सर इम्पोर्टेंट। मुझे तो लगता है हमारा पेपर आप ही बनाते हैं। ये एमसीक्यूज असल में ये पेपर्स हमने भी दिए हुए थे जब हम 6 सेमेस्टर में थे मेरे ख्याल में, तो उसमें ये एमसीक्यूज आए हुए थे। मतलब जो मार्किंग मैं आपको कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वो एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और इसके दोबारा आने के जो है चांसेस ज़्यादा है। तो वो एमसीक्यूज मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा नए नए जो एमसीक्यूज होते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए उसको नोट किया करें, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आपके सिग्नल्स का मसला है, आवाज़ आपकी बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे कट रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी, इसको पढ़ते हैं, फिर हम अपनी क्लास वो कहते हैं हमें यही देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो बिल्कुल यही एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिर से दोबारा से यही एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद करें तो पानी की तरह आपको आसान होंगे। और पास पेपर मेरे साथ मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, लेकिन मसरूफियात की वजह से जो है मैं शेयर नहीं कर पा रहा। अच्छा जी। हम्म। जल्दी क्लास किया करें। अच्छा जी। इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी, इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे जल्दी लेने की। इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी। 9 बजे, 9 बजे नो फिर आप तीस, 10। नो तीस, ठीक है, नो 9 तीस। बजे आप 9 9:30 बहुत करें। जल्दी है सर, 9:30 ठीक है। नो तीस, 9:30 ठीक है, क्योंकि मैं ठीक है, खुद भी 9:30 वाला टाइम ठीक है। 9:30 बजे हम लोग 9:30 जो है ना वाला ड्यूटी ठीक है वगैरह सर। से आ जाते हैं। ओके सर ओके। मैंने हांडी बनानी होती है। ओके ओके, बिल्कुल, मैंने सेम खाना खाना सेम। होता है तो इस वजह से 9:30, ठीक है। सर 9:30 की तो 9:30 होने जाए, नींद आ जाती है। इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे। पहली इम्पोर्टेंस, अहमियत इसकी यह है कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग नॉलेज के हवाले से जितनी भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो है थ्योरी के ज़रिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है उसको क्या किया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। तो ये इसकी पहली इम्पोर्टेंस है। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इंक्वायरीज इन अ सिस्टमेटिक वे। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी प्रैक्टिस के हवाले से जो है क्या कहते हैं उसके छानबीन करना चाहते हैं, किसी प्रैक्टिस को जो है उसके एविडेंस बेस को हम जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए ये हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे बताती है, हमें प्रॉपर स्टेप्स बताती है कि किस तरह से हम इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रोमोट्स रेशनल एंड सिस्टमेटिक या
सिस्टमेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस। हाँ जी बिल्कुल, थियरी जो है इसकी तीसरी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें जो है जितनी भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं तो एक तो उसका हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देती है, इसके अलावा ये हमें रेशनाल देती है, मतलब वजह देती है कि मिसाल के तौर पर आप पेशेंट को आईवी लाइन जो है वो पास कर रहे हैं तो क्यों पास कर रहे हैं, इस क्यू का जवाब जो है ये आपको थ्योरी देती है, ठीक है। इसी तरह से डिफाइन एंड क्लेरिफाई नर्सिंग, इसी तरह से थ्योरी जो है ये आपको नर्सिंग की वजाहत भी करती है और नर्सिंग जो है आपको क्लेरिफाई करती है कि नर्सिंग आखिर है क्या चीज़। मोर कोऑर्डिनेटेड एंड लेस फ्रेगमेंटेड केयर, नर्सिंग जो है इसके थ्योरी जो है ये हमें नर्सिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है कि जो नर्सिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तमाम स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर काम करना होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है और इसमें जो है अलग अलग करके या एक एक बंदा जो है वो अलग अलग काम नहीं कर सकते या बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं। enable nurses to know why they are doing what they are doing, ठीक है। इसी तरह से थ्योरी जो है ये आपको ये भी बताती है कि नर्सेज जो केयर दे रहे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्यों पेशेंट को ये केयर दे रहे हैं, तो इसके हवाले से भी थ्योरी जो है ये आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो, थ्योरी जो है ये आपको ये भी बताती है कि हमारे पास जो नॉलेज है तो उस नॉलेज की लिमिटेशन कितनी है, ठीक है, और हमें मज़ीद क्या जानना चाहिए, मज़ीद हमें किस बारे में नॉलेज जो है वो हासिल करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हमें बताती है। इसके अलावा क्राइटेरिया टू बी प्रोफेशनल डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज एज द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, इसी तरह से प्रोफेशन का जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से भी हमें गाइडलाइंस देती है। प्रोवाइड इफेक्टिव हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर, इसी तरह से थ्योरी जो है ये हमें हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड केयर अपने पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ केयर, इसके अलावा थ्योरी जो है ये हमें इस तरह से भी गाइडेंस देती है कि ये हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी जो केयर की जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रख सकते हैं और इसी स्टैंडर्ड को जो है हम कंटिन्यू किस तरह से रख सकते हैं, इसको ख़राब होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से थ्योरी जो है ये हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल जो है फिर हम पर्पस ऑफ थ्योरी इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।